वेलकम टू कमोडिटी समाचार। तो यूएस टैरिफ के बारे में आज हम डिटेल जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अंकित सर, जो यूएस ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद 21 जनवरी के बाद जैसे ही उनकी ओथ सेरेमनी हुई, उसके बाद हम देखते हैं मार्केट भी हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल रही थी। गोल्ड सिल्वर के प्राइस में भी हमें उठापटक देखने को मिल रही थी। और फिर उन्हें जो टैरिफ की बात कर रही थी, जैसे कि कनाडा और मैक्सिको पे 25% टैरिफ लगाया था, फिर चाइना पे 10% टैरिफ की बात कर रहे थे। तो ओवरऑल इसका क्या लगता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो पॉलिटिकल जो टेंशन हो रहा है यूएस इकोनॉमी के, इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? देखो, जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ चुका है। गोल्ड एंड प्राइसेज़ हमने देखे हैं काफ़ी ऊपर चल रहे हैं। 2950 के आस-पास जो गोल्ड है वो ट्रेड कर रहा है और अगर देखा जाए तो 3000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमीज़ में देखें तो अब यूएस मार्केट भी धीरे-धीरे डाउनफॉल, इक्विटी मार्केट जो है डाउनफॉल की तरफ चालू हो गया है। वहीं अगर बात करें उसकी कि जो इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है ना? उसके अंदर भी हमने स्टॉक्स देखे हैं, काफ़ी क्रैश होते हुए देखे हैं। तो 22,500 के आस-पास निफ्टी आ चुकी है। तो देखिए, इस तरह का जो मार्केट का सिनेरियो बना हुआ है, वो इसी की वजह से है क्योंकि जो मार्केट में टैरिफ्स है, तो एक टैरिफ वॉर चल रहा है। ये टैरिफ वॉर किस तरह से आगे कंटिन्यू करता है, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जी, जो अभी मेक्सिको और कनाडा पे उन्होंने जो टैरिफ लगाया था, तो बेसिकली जो 25% टैरिफ था, उसका कहीं न कहीं इफ़ेक्ट यूएस की इकोनॉमी, मतलब यूएस का जो जॉब डेटा वगैरह है या फिर इन फ्यूचर जो इम्पोर्ट वगैरह वो करने वाले, तो इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है? देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ समझने की कोशिश करो हुँ, कि मार्केट में जैसे ही इन्होंने टैरिफ लगाया है, ठीक है ना? टैरिफ लगाने से हुआ क्या? होगा क्या? क्या इससे कंट्रीज़ को कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्या कंपनीज़ को इम्पैक्ट पड़ रहा है? डेफिनिटली उनको इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो जो इम्पोर्ट कर रहे हैं अमेरिका, अमेरिका जितना भी इम्पोर्ट करेगा वो सारा-सारा क्या होगा? उनको महँगा महँगा मिलेगा। पड़ेगा, अब महँगा मिलेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ऑपरेशन पर। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? डेफिनिटली जो फेड इंटरेस्ट रेट को कम करने की कोशिश कर रहा है वो नहीं हो पाएगा। जी, अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रम्प अब बोल रहे हैं कि मैं अपने कंट्री में खुद प्रोडक्शन करूँगा, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन जो है उसको डबल कर दूँगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। शॉर्ट टर्म में ये सारे-सारे जितने भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं, जितने भी क्या इंडस्ट्री लगाना इतना आसान है क्या? कि आज आपने सोचा और इंडस्ट्री लग गई? नहीं। ये शॉर्ट टर्म में इनको इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में क्या इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे? अगर इंडस्ट्रीज़ लगना चालू हो जाती है यूएस में, तो क्या यूएस के अंदर इंडस्ट्री लगाना आसान है? फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना अगर वो टैरिफ वगैरह लगा रहे तो। पहली चीज़ तो वहाँ पे क्या पॉल्यूशन वो लोग झेल पाएँगे? जितना बीजिंग के अंदर हमने पॉल्यूशन देखा है, इंडिया के अंदर जितना हमने पॉल्यूशन देखा है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, ठीक है ना? हमने बहुत कुछ हद तक जापान के अंदर भी जो पॉल्यूशन देखा है, क्या ये यूएस जो मार्केट है, वो क्या इस पॉल्यूशन को झेल पाएगा? क्या वो इस क्वालिटी कंट्रोल कर पाएँगे? उतना तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर उनको उस स्पेस में सीधा उनको जाना है कि हम ही प्रोडक्शन करेंगे, और ट्रम्प का एक बयान भी था कि ड्रिल बेबी ड्रिल करके, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो बोल रहे थे कि हम यहाँ यही प्रोडक्शन करेंगे यूएस ऑयल का, क्रूड ऑयल का। तो अगर उतना कर रहे हैं तो पोल्यूशन तो होगा ही। देखिए, अब अमेरिका क्या चाह रहा है, अमेरिका क्या चाहता है? देखिए, चाहने में बहुत कुछ है। जी, क्या कर पा रहा है? पहले उन्होंने अमेरिका मैक्सिको पे और कनाडा पे 25% टैरिफ लगाया। उसके बाद में उसको वापस से ले लिया। उसके बाद अब आके वो देखते हैं कितने टाइम बाद वो लगाएँगे। तो अब इंडिया के साथ में बैक टू बैक अगर देखा जाए तो इस फ़ोकस उनका अगर केवल इंडिया है इस समय। अगर जितने स्टेटमेंट्स देखे गए हैं, तो सिर्फ़ वो इंडिया के खिलाफ ही दे रहे हैं कि इंडिया जितना टैक्स लगाता है, उतना मैं लगाऊँगा। उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? रेसिप्रोकल टैक्स। टैरिफ। तो रेसिप्रोकल उन्होंने टैरिफ की बात कर दी है, तो मतलब जितना इंडिया लगाएगा उतना हम लगाएँगे। देखिए, इंडिया इस समय इतनी एक पॉपुलिस्ट कंट्री है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है। अगर देखा जाए तो इस समय यहाँ पे डिमांड हमारे यहाँ पे हम लोग कंज़्यूम करते हैं, सारी चीज़ें बेस्ट हैं। लेकिन फिर भी चाइना आज की तारीख में काफ़ी स्ट्रॉन्ग का कॉम्पिटिटर है अमेरिका का। इंडिया अभी कॉम्पिटिटर नहीं है। इंडिया अपॉर्च्युनिटी ग्रैब कर सकता है, अगर रशिया और चाइना के साथ में यूएस की लड़ाई होती है तो। लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ भी इस तरह के स्टेप्स होंगे। 2016 की बात करें, मैंने पहले भी बोला है, 2016 में जब ट्रम्प आए थे तब इंडियन इकोनॉमी इतना परफ़ॉर्म नहीं करी थी, हुँ। जितना बाइडेन गवर्नमेंट में करी है। मुझे नहीं लगता कि 2016 सॉरी 2024 से के बाद में वापस जैसे ही ट्रम्प आए हैं, तो अब वापस से इंडियन इकोनॉमी उस तरह से ड्राइव कर पाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं टैरिफ्स का जो प्रेशर है, वो इकोनॉमी में बैठेगा और एफआईआईज़ जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली एग्ज़िट कर रहे हैं इंडिया से, तो 15% के नीचे भी अब हो गई है उनकी पुनः जो टोटल जो वो है स्टेटस है, कंट्रीज़ था। परसेंटेज है, तो 50% से नीचे आ गया है, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट करेंगी। और अभी जो इंडियन रुपीज़ जो वीक हो रहा था कितने दिनों से, ट्रम्प आने के बाद तो ज़्यादा ही उछाल देखने को मिला, 87-88 के आस-पास चला गया था। क्या अगर फिर से टैरिफ वगैरह इंडिया पे भी वो बात करते हैं, तो यूएसडी आईएनआर में क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है? देखो यार, यूएसडीआर के अंदर वीकनेस अभी कंटिन्यू मुझे लग रही है कि और हमें देखने को मिलेगी। एक 88 तक ऑलमोस्ट चला गया था, उसके बाद में करेक्शन लिया था, तो केवल एक करेक्शन है। आरबीआई भी कितना कंट्रोल कर पाएगी और इसकी एक लिमिट है। इंडियन स्टॉक मार्केट इतना बढ़ने के बाद में भी अगर वो करेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, यूएसडीआर, उसका सबसे मेन रीज़न है कि आपके पास में डॉलर्स नहीं है। डॉलर्स का इन्फ्लो इतना नहीं है। जब तक एफआईआईज़ यहाँ से एग्ज़िट करते रहेंगे, आपको क्या लग रहा है कि स्टॉक मार्केट अभी यहाँ से अगर क्रैश हो गया
और अपनी वैल्यूएशन अच्छी मिल गई तो एफआईआर इतनी जल्दी आ जाएंगे? नहीं, आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि उनको अट्रैक्ट कर सके और एफआईआर को वापस लेके आ सके। एफआईआर अभी अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली एग्जिट पोजीशन पे है। मैंने अभी लास्ट में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक दिन बाइंग आई है 4000 करोड़ के आसपास की, उसके बाद कंटिन्यूसली अगर हम देखा जाए तो सेलिंग आ रही है, 8 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग हो गई है। अगर इस तरह की सिचुएशंस बन रही हैं, कहीं पे भी आप इस चीज़ को नहीं बोल सकते हैं कि एफआईआर्स अभी बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लौटेंगे। लेकिन अभी जो आरबीआई जो डॉलर का स्वैप करने की जो डील चल रही है, तो उसका कोई यूएसडी आईएनआर को स्ट्रेंथ या मिल सकती है या फिर से डिक्लाइन का? अब बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ग्लोबल करेंसीज़ को हमको इम्पैक्ट देना पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स को अभी भी ऐसा नहीं बोल सकते, डॉलर इंडेक्स आज भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो उसी के ऊपर पूरा करें जो है वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो डॉलर के आसपास ही अभी घूमती हुई नज़र आएगी। डॉलर इंडेक्स में भी अभी थोड़ी-सी वीकनेस देखने को मिल रही है। पहले 107 का जो मेजर रेजिस्टेंस था, तो ट्रम्प आने के बाद उसने ब्रेक किया था, 109 के आसपास चला गया था। अभी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या डॉलर इंडेक्स पे भी इसका ये टैरिफ का कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए 100 के ऊपर जब तक चल रहा है तब तक बेस्ट है। और अभी एक और न्यूज़ निकल के आई है मार्केट के अंदर कि अब गोल्ड का ऑडिट करेंगे यूएस। अगर यूएस अगर गोल्ड का ऑडिट करता है तो 1973 के बाद से अभी तक किसी ने गोल्ड देखा नहीं है। तो वहाँ पे गोल्ड अगर ऑडिट करते हैं और 8133 टन जो बताया गया है, मैं फिर से कोट कर रहा हूँ, 8133 टन जो मार्केट में बताया गया है कि उनके पास गोल्ड है, वो अगर उतना नहीं निकलता है तो फिर मार्केट में बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आएंगे। गोल्ड का ऑडिट करने की तो बात कर रहे हैं, इतना उनके पास जो गोल्ड है, क्या बेसिकली 1-2 महीने में तो ऑडिट नहीं हो पाएगा? तो बहुत देर तो लगेगी, तो इतनी जल्दी हो पाएगा इसका ऑडिट वगैरह? देखिए, ऑडिट करना इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो ऑडिट करेंगे तो उनके पास में सारे उन्हें जो उन्हें प्रोज़ एंड कॉन्स है वो निकल के आएगा। लेकिन येस, अभी जो उन्होंने $49 के उस समय का रेट था गोल्ड का 1973 में, उसके बाद से अभी तक कोई भी अनलॉक नहीं करी गई वैल्यू। उसकी अनलॉक वैल्यू होगी। आने वाले समय में क्या रहेगा, प्लीज़ न्यूज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से अभी देखना होगा। एक-एक न्यूज़ को स्टेप है। पूरा ग्लोबल इकोनॉमी इस समय ना तो क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट है, ना तो आपका ग्लोबल इकोनॉमी इस समय इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को लेकर डिपेंडेंट है। इस समय जो ग्लोबल इकोनॉमी है सिर्फ और सिर्फ किसके डिपेंडेंट है? गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के प्राइसेस को लेके पूरी दुनिया में अभी इस समय बातें चल रही हैं। ना आप सिर्फ और सिर्फ इस समय गोल्ड के ऊपर न्यूज़ रहेगी, क्योंकि गोल्ड कुछ ना कुछ बड़ा इम्पैक्ट देगा मार्केट में आने वाले 6 महीने के अंदर। गोल्ड का अगर देखेंगे ट्रम्प आने के बाद, एमसीएक्स गोल्ड आई थिंक 79-80,000 का 80,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, ऑल टाइम हाई था। और अगर कॉमिक्स गोल्ड की बात करें तो 2000 मतलब 2990 के आसपास का उसका कोई रेजिस्टेंस था। जैसे ही उसने ब्रेक किया, एक ऑल टाइम हाई भी लगा और अभी भी रैली उसकी चल रही है। $3000 के आसपास अभी है। मतलब आने इस 2 महीने में अच्छा खासा रिटर्न गोल्ड में देखने को मिला है। क्या फिर से 3000 के ऊपर आपको गोल्ड लगता है? देखिए, अभी ऐसा कुछ आप मैंने अभी थोड़े दिन पहले बोला था अपने वीडियोज़ के अंदर कि मैं क्लियर बता रहा हूँ कि गोल्ड में इस समय अगर कोई भी लेवल्स अगर निकाल के देता है तो सारे के सारे गलत लेवल्स हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पास में भी एक्यूरेट फिगर नहीं है कि मार्केट में होने क्या वाला है। हुँ। कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। सिर्फ़ ये प्रेडिक्शंस हैं। प्रेडिक्शंस में एज़ ऑफ नाउ में आप लेवल्स के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला आपने कि गोल्ड ने अभी रैली नहीं दी है। 2024 से कंटीन्यूअसली रैली दे रहा है। 2000 में ऑलमोस्ट 28% की रैली दी थी। अभी इसने 13 से 14% की रैली दे दी है। तो टोटल अगर देखा जाए तो रैली बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है गोल्ड के अंदर। तो ये स्ट्रेंथ अभी बनी हुई है। आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है जिस तरह से चार्ट्स हैं और ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये रैली अभी रुकने नहीं वाली है। अभी टेंशन्स और ज़्यादा क्रिएट होंगी और ग्लोबल मार्केट में इक्विटी मार्केट अगर गिरता है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन प्लीज़ लेवल्स के बिना ट्रेड मत करें। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी बोला था कि गोल्ड के अंदर एक मेजर जो सपोर्ट बना हुआ है, वो 85,000 का है और रेजिस्टेंस पिछले हफ्ते तक हमने बात कर रहे थे 86,600। लेकिन अब जो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना होगा? 86,800 का बन चुका है। उसके ऊपर क्लोजिंग क्लोजिंग देता है, वीकली क्लोजिंग देता है, काफ़ी अच्छी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी और मुझे लगता है कि 89,000 90,000 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, तो वेट अभी करना चाहिए कि इसको कंटिन्यू करेंगे। गोल्ड में तो स्ट्रेंथ दिख रही है सर। सिल्वर के बारे में क्या कहना है? अगर कॉमिक सिल्वर की देखेंगे या फिर एमएसआई सिल्वर की देखेंगे, पर इस तरफ स्ट्रेंथ नहीं लग रही उतनी ज़्यादा। अभी मेरी टीम से बात हो रही थी, हमारी रिसर्च टीम से, तो आप भी उसका पार्ट हैं, तो अभी मैं देख रहा था, गोल्ड के अंदर फ़रवरी मंथ में जो एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है, $35 से $40 ने टन के बीच में बढ़ा है। सॉरी 35 से 40 टन के बीच में उन्होंने अपनी इंक्रीज़ करी है। वहीं अगर बात करें, तो अभी तक सिल्वर के अंदर उन्होंने 300 टन की सेलिंग करी थी, लेकिन कल का जो डेटा है, उसके अंदर उन्होंने 193 टन्स की बाइंग करी है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उन्होंने जो सेलिंग करी थी वापस से एक लोअर लेवल मिला उनको और उन्होंने वापस से बाइंग करी है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर लॉन्ग टर्म में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट देगी। स्ट्रगल कर रही है सिल्वर, लेकिन डेफिनिटली 2025 में सिल्वर अच्छी खासी रैली देगी। जी, मतलब गोल्ड के कंपेयर में अभी सिल्वर भी अभी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल बिल्कुल। सकती है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर का और जो बेस मेटल है, जो चाइना अगर चाइना पे टैरिफ वगैरह कोई लगाने की जो बात कर रहे हैं, उसमें बेस मेटल में हमें इन फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? और देखो यार टैरिफ की बात ऐसी है
कि इन्फ्लेशन टैरिफ लगाने से डेफिनेटली बढ़ेगा। अभी तक पूरा मार्केट इस समय 1993 से बाद से चल रहे हैं, तो पूरा मार्केट क्या चल रहा था, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात कर रहा था। मतलब एक दूसरी कंट्री, हर कंट्री एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। लेकिन अगर ये टैरिफ वाली वॉर अगर बढ़ जाती है, तो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, हर कंट्री अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेगी। हर कंट्री क्या सोचेगी, मैं अपना प्रोडक्शन खुद करूं, और ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी कम करेगी। उससे कंट्री अपने आप को बेनिफिट देगी, हर कंट्री अपने अपने बारे में सोचना चालू कर देगी। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप लेके आए हैं, ये एक अच्छी चीज नहीं है। इन्होंने जिस तरह से टैरिफ वॉर ने क्रिएट करा है, और फर्स्ट डे से जैसे ही उन्होंने चुनाव जीता है, सिर्फ टैरिफ टैरिफ टैरिफ, बस इसके अलावा उनके पास में कोई स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने अभी तक फेड के साथ में मीटिंग भी नहीं करी है। तो ये सारी चीजें ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, और इन्फ्लेशन एक हद तक बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए और परचेजिंग पावर कम होने चालू हुई, तो हम आने वाले टाइम में डिफ्लेशन की तरफ भी जाएंगे। तो ये साइकिल है, जैसे आपने नेचुरल गैस की साइकिल बताई थी, सेम इसी की वैसी साइकिल है। इन्फ्लेशन के बाद डिफ्लेशन आता है। तो डेफिनेटली कोरोना काल में हमने जब 2020 में हमने इन्फ्लेशन 9% देखा था यूएस का। उसके बाद में इन्फ्लेशन घटते घटते अभी 3% तक आ गया है। 2.4% तक भी आया था, वापस से इसने उठने तेजी पकड़ी है। लेकिन आने वाले टाइम में आप अगर देखोगे, तो वापस से हम डिफ्लेशन की तरफ ये बढ़ेंगे। अगर ये ट्रेड वॉर चलता है, तो परचेजिंग पावर लोगों की कम होगी। परचेजिंग पावर कम होगी, लोग सामान खरीदना कम करेंगे। वो कम करेंगे तो इम्पैक्ट डेफिनेटली इकोनॉमी पड़ेगा। और ट्रम्प की जो नीतियां हैं, अगर ये नीतियां वो इसी तरह चलते रहे और इसी तरह से आगे ये कंटिन्यू करते रहे, तो डेफिनेटली मार्केट में हम रिसेशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। ट्रम्प और जो पॉवेल है फेड के चेयरमैन, उनके बीच में थोड़े से कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर इन फ्यूचर उन्होंने कुछ हुआ कि ट्रम्प बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन, जो ट्रम्प की नीतियाँ है उसके वजह से सीधा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, लेकिन फेड को वो नहीं चाहिए। तो अगर होता है कॉन्फ्लिक्ट, तो क्या ट्रम्प के पास अथॉरिटी है कि वो फेड चेयर को भी बदल सकते हैं? देखिए, अथॉरिटी वाली चीज़ तो ऐसी नहीं हो सकती है, लेकिन सारी चीज़ जो भी हैं वहाँ पे, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे अथॉरिटी की बात, तो मिस्टर पॉवेल ने उन्हें क्लियरली बोल दिया है कि हम इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हैं, मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। मैं इन्फ्लेशन जो है, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, तब तक मैं इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करूँगा। इंटरेस्ट रेट कट अगर होता है, तो डेफिनिटली गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेज़ ऊपर जाएगी। लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है, राइट? जो सिचुएशन बनी हुई है, उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि जिस तरह से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उससे यूएस की इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कब वो प्रोडक्शन डबल करेंगे, कब वो अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करेंगे, कब वो इस तरह की सिचुएशन लेंगे, वो सब बात की बात है। वो लॉन्ग टाइम में टर्म बातें हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। अब इंटरेस्ट रेट को कम करना, गवर्नमेंट का प्रेशर कितना होता है, कितना वो सहन कर पाते हैं, मिस्टर पॉवेल कितना उसको चीज़ों को ले पाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि इस साल 2000 से ज़्यादा कट नहीं होंगे, जिसकी वजह से वापस से एक स्ट्रेंथ गोल्ड के अंदर देखने को मिल रही है। और सिर्फ इसी वजह से गोल्ड नहीं हो रहा है, ग्लोबल टेंशन जो है उसकी वजह से गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और इक्विटी मार्केट के अंदर हमको टेंशन देखने को मिल रही है। जी। और जो अमेरिका में जो बिजनेसेस है, उनको क्या इससे कुछ बदलाव करना पड़ेगा खुद के बिजनेसेस में, अगर टैरिफ की जो बात चल रही है, क्योंकि इंपोर्ट तो महंगा हो जाएगा, ऑल ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, तो खुद के लिए उनको क्या मतलब ये लेनी पड़ेगी? देखिए, अगर मैं बोलूँ तो इमीडिएट इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। इमीडिएट उनको इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि प्रोडक्ट वो परचेज़ कर रहे हैं, इन्फ्लेशन ही बढ़ेगा, जी। परचेज़िंग पावर कम होगी। लेकिन वो सोचेंगे कि हम रातों-रात कोई चेंजेज़ कर दें और इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो जाए, और उस इंडस्ट्रीज़ में जाके हम डायरेक्टली वहाँ से अपना खुद का प्रोडक्शन चालू कर दें। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। और अगर प्रोडक्शन खुद भी करना चालू कर देंगे, हर कंट्री, देखिए ये बातें बिल्कुल गलत हैं कि मैं अकेला जी लूँगा, एकला चलो रे नहीं हो सकता। हर इंसान को यहाँ पे एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। क्या इंडिया को चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है? बिल्कुल है। क्या चाइना को इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है? बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि ट्रेड्स नहीं होते हैं, यूएस और इंडिया दोनों ही ट्रेड्स करते हैं। ये चीज़ें चल रही हैं, स्टेटमेंट चल रहे हैं। आगे जाके मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने ज़्यादा हार्श स्टेप उठा सकेंगे, और उनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, या फिर उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके बाकी के जो सदस्य हैं, उनको इतना हार्श स्टेप उठाने देंगे। ठीक। मतलब जो बाइडेन सरकार थी और जो ट्रम्प सरकार है, आपने भी कहा कि बाइडेन के वक़्त थोड़ा-सा इंडिया की ग्रोथ भी हमें थोड़ी-सी देखने को मिल रही थी। लेकिन जब पहली बार जब ट्रम्प आए थे, उस समय भी इंडिया की ग्रोथ कम हो गई थी। तो इस बार भी ग्रोथ में थोड़ा-सा जीडीपी का वगैरह अगर बात करेंगे, तो इंडिया की ग्रोथ थोड़ी-सी स्लो हो सकती है। डेफ़िनिटली इंडिया की ग्रोथ जो है वो स्लो होने की बोली मुझे उम्मीद है, क्योंकि 2016 में देखिए हमारे एक टेक्निकल एनालिसिस में एक बात होती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जी। ये बहुत बड़ी एक बात होती है। 2016 में यही हुआ था कि चाइनीज़ इकोनॉमी ने अगले 4 साल में जो ट्रंप का जो शासन था, उस टाइम फ्रेम में
13% की ग्रोथ करी थी और हमारे यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ थी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं थी लेकिन फिर भी नेगेटिव ग्रोथ थी। तो ये जो कंडीशंस क्रिएट होती हैं, मुझे लगता है कि 2016 इस समय अगर देखा जाए तो इंडिया एशियन इकोनॉमी में वर्स्ट परफॉर्मिंग है, ठीक है? उसका मेन रीज़न्स आपको भी पता है, थोड़ी देर पहले बताया था, एफआईआईज़ नहीं है, नहीं। ग्लोबल मार्केट का टेंशन्स क्रिएट है, उसके बाद में डोनर का जो टैरिफ वाली चीज़ हो रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडियन इकोनॉमी को लेके भी बात कर रहे हैं। उन्होंने ना तो चाइना से इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात करी है, उसके बाद उन्होंने अगर देखा जाए तो मेक्सिको, कनाडा को लेके भी अब कोई स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं। वो वॉर रुकवाने की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ की अगर बात हो रही है, तो फोकस पूरा इस समय इंडिया पे है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाले कंट्री है। लेट्स सी किस तरह से चीज़ें कवर होती हैं, मार्केट में किस तरह से चीज़ें होती हैं, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। लेकिन प्लीज़ न्यूज़ पे और बाकी जितने भी अपडेट्स हैं, उसमें कम्युनिटी समाचार की जो रिपोर्ट है, उसको पढ़ना कभी ना भूलें। और इंडिया का जो अमेरिका जो ट्रेड डिफिसिट है, इंडिया के साथ अमेरिका का तो ज़्यादा है। वो बोलते भी यही कि इंडिया बहुत टैक्स लगाता है। तो अगर इंडिया थोड़े से टैरिफ वगैरह कम कर देता है, तो क्या ट्रम्प की नीति अब इंडिया को लेकर थोड़े से सख्त मतलब कमज़ोर हो सकती है? देखिए, अभी इतना आसान नहीं होगा कोई भी चीज़ को करना, क्योंकि अगर ये टैरिफ को कम करते हैं, तो डेफ़िनेटली इंडिया को रेवेन्यू का नुकसान होगा। तो उसको कवर कैसे करा जाएगा, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अब इंडिया से वो डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया जो है क्रूड ऑयल रशिया से ना खरीद के अमेरिका से खरीदे। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से डेवलप हो रही हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी कंट्री अभी इस समय रिस्क लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है। अगले महीना फाइनेंशियल ईयर एंडिंग चालू हो जाएगा, मार्च का महीना है। तो उस समय थोड़ा-सा कंट्रीज़ अपने आप को थोड़ा-सा सेफ होने के चलना ज़्यादा पसंद करती हैं। और बिज़नेस क्लास भी जो होता है, वो अपने आप को सेफ होना ज़्यादा पसंद करता है। तो न्यू ईयर में क्या चीज़ें निकल के आती हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर में क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो देखना थोड़ा-सा ज़रूरी हो जाएगा। यूएस ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट करने की बात तो चल रही है, लेकिन अगर अमेरिका से इंडिया इंपोर्ट करेगा वहाँ से, तो कहीं न कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहाँ का मतलब थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि रशिया थोड़ा-सा कम हमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह देता है। तो इसका इफ़ेक्ट तो हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा, क्योंकि भले ही वो उसी रेट में देंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बढ़ के हमारे यहाँ बढ़ के आ जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या होता है, कई बार रिलेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी हमने बात करी है कि अमेरिका से लेना है, अभी रशिया से हम लोग ले रहे हैं, जी। सस्ता ले रहे हैं। लेकिन अगर ये सैंक्शंस हट जाते हैं, अगर ये सैंक्शंस हट जाते हैं, तो डेफ़िनेटली यूरोप जो है, वो वापस से रशिया से क्रूड ऑयल परचेज़ करना चालू कर देगा, नेचुरल गैस परचेज़ करना चालू कर देगा। अगर वो वहाँ से करता है, तो डिमांड एंड सप्लाई में कहीं न कहीं फ़र्क पड़ेगा, और फ़र्क पड़ेगा तो प्राइसेज़ हाई और होंगे। और उस समय कितना कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, हमारे यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिस्टर जयशंकर, उन्होंने क्लियर बोल रखा है कि अगर मार्केट के अंदर कोई भी सिचुएशन बनती है इस तरह की, तो हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, और जो हमें सस्ता देगा, जहाँ से हमें बेनिफिट मिलेगा। तो अमेरिका हो गया चाहे इंडिया हो गया, दोनों क्या बोल रहे हैं? आवर कंट्री फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट। तो सब अपनी-अपनी बात कर रहे हैं। तो नेगोशिएशन कहाँ पे जाके बैठेगा, किस तरह से डील जाएगी, वो सारी चीज़ें उस समय देखनी पड़ेंगी। अभी यहाँ से कुछ भी कहना टैरिफ के बारे में बहुत ज़्यादा होगा। तो टैरिफ्स इस समय जो लगाए जा रहे हैं, जो लग रहे हैं, उसके ऊपर वॉच एंड बहुत ज़्यादा आपको वॉच करके रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से उसको फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल ट्रम्प का जो टैरिफ था, उसका हमने ग्लोबली प्लस यूएस इकोनॉमी प्लस हमारी इंडियन इकोनॉमी जो इफ़ेक्ट देखा था। तो आशा करते हैं अगर इन फ्यूचर में अगर टैरिफ कोई लगता है, तो इंडिया पे थोड़ा-सा सख्त कदम अपना सकते हैं। समय देखना पड़ेगा कि उस समय वो सख्त कदम अपनाते हैं कि इंडिया सख्त कदम अपनाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ वो पॉलिटिकल थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करता है और सबके साथ में अच्छे संबंध रखने की कोशिश करता है। तो यूएस के साथ में भी उसको संबंध अच्छे रखने हैं, रशिया के साथ में भी रखने हैं, चाइना के साथ में भी रखने हैं, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे भी रखने हैं। ट्रम्प की लगातार धमकी आ रही है ब्रिक्स को लेके, तो वो बोल रहे हैं कि हम ब्रिक्स, आप अपनी करेंसी लॉन्च मत करिएगा। हुँ। अगर मैं देखूँ तो चाइना इस समय सबसे ज़्यादा गोल्ड का बायर है, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा बाइंग अगर किसी ने करी है तो चाइनीज़ इकोनॉमी क करी है। तो कहीं न कहीं अंदर ख जो है वो चाइना ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रखा है। लेकिन अभी इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेट अगर देखा जाए तो है, और इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी चाइना की है। तो मुझे लगता है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज़ निकल के आएँगे, वो चाइना और यूएस के बीच में आएँगे, इंडिया केवल एक पिस के रह जाएगा। जी, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या इस बढ़ते भाव में भी $3000 के आसपास गोल्ड चल रहा है? क्या सेंट्रल बैंक ऑल ओवर ग्लोबल के इस रेट पे भी गोल्ड परचेज़ करने के लिए वो थोड़ा-सा कदम आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, अभी तक तो कहीं पे भी ऐसा दिखा नहीं है कि कहीं पे रोक लगी हुई है, और जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो अभी भी गोल्ड बाइंग कर रहे हैं। चाइनीज़ इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बाइंग ही चल रही है। बाकी अदर कंट्रीज़ के अंदर भी बाइंग चल रही है। ऑडिट की बात निकल के आई है। कब तक क्या चीज़ें निकल के आती हैं वो देखना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बाइंग अभी भी कंटिन्यू है। जब तक लेवल्स नहीं टूटते हैं, जब तक इस वीकनेस नहीं आती है मार्केट के अंदर, तेज़ी में तेज़ी का रुझान बना रहता है। चाहे वो हम हों, चाहे रिटेल ट्रेडर्स हों, चाहे सेंट्रल बैंक्स हों। तेज़ी में तेज़ी का रुझान बना रहेगा। जब वो मार्केट में रिवर्सल में देखने को मिलेगा, वो भी लोग भी बैठे हुए हैं, हमको भी जब देखने को मिलेगा, तब हम डेफ़िनेटली सेलिंग की पोज़ीशन में या फिर सेलिंग मार्केट में जब अपडेट बनेगा, उसके ऊपर अपडेट करेंगे। तो ओवरऑल ट्रम्प की टैरिफ नीति का जो इफ़ेक्ट पड़ेगा ग्लोबल मार्केट प्लस इंडियन मार्केट में, आज अंकित सर के साथ हमने देखा था। तो आपकी भी कोई क्वेरी है,
तो सीधा आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमोडिटी समाचार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।